नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ गए हैं, समायोजन तंत्र। हमारे जीवन में समायोजन किस प्रकार से किया जाता है, तो यह साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यह शिक्षक भर्ती जो परीक्षाएं होती है उसमें अवश्य ही एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मित्रों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार का जो घंटी का बटन बना हुआ है उसको प्रेस कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उसका आप लाभ ले सके। और मित्रों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, कोरोना की तरह ही इसको फैला दीजिए। जहां देखे जहां हमारा यह वीडियो होना चाहिए, सबकी हेल्प होनी चाहिए। मित्रों, अपने दोस्तों को, अपने गर्लफ्रेंड के, किसी के भी आप भेज सकते हो इस वीडियो को। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए यह लाभकारी होगा। तो मित्रों, हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं कि समायोजन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मित्रों, समायोजन तंत्र मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये मनोविज्ञान का ही क्या, हमारे जीवन का भी एक हिस्सा है। हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं पर हम समायोजन करते हैं, हमारा अस्तित्व बनाए रखते हैं। हम किसी भी प्रकार के उपाय अपना करके हम अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, उसी को समायोजन कहा जाता है। तो मित्रों, ये चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष उपाय, जो हम समायोजन कर पाते हैं। इसके चार प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष उपाय, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, तीसरा होता है क्षतिपूरक और चौथा होता है आक्रामक। तो इन चारों के बारे में हम एक एक के बारे में बात करेंगे। तो पहला हम देखते हैं जो प्रत्यक्ष उपाय है उसके बारे में। मित्रों, जो प्रत्यक्ष उपाय है, इस प्रत्यक्ष उपाय का मतलब है हमारे सामने कोई भी जैसे कि समस्या है, तत्काल उसका समाधान खोजना, वो क्या है, प्रत्यक्ष कहलाता है। और मित्रों, जो भी हम उपाय अपनाते हैं उसके बारे में हमारे साथ साथ क्या है, अन्य को भी उसका पता लग जाता है कि ये किस प्रकार का समायोजन कर रहा है, इसकी किस प्रकार की समस्या है। जो भी हम उपाय अपनाते हैं तो अन्य जो व्यक्ति होते हैं, हमारे अलावा जो अन्य व्यक्ति होते हैं, उनको भी इस बात का पता चल पाता है कि इसके इस प्रकार की समस्या है और यह इस प्रकार से इसका उपाय करके इसका समायोजन, इसको एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो यह इस बात को आप याद रखें कि अपने साथ साथ अन्य को भी हमारे जो समायोजन है या हमारा जो प्रत्यक्ष उपाय है इसका पता चल पाता है। मित्रों, इसमें प्रत्यक्ष उपाय में पहला आता है बाधा निवारण। बाधा निवारण क्या होता है मित्रों? इसमें क्या है, जैसे कि हमारे कोई भी जैसे कि अंधविश्वास माना जाता है इसको। हमारे कोई भी भ्रम हो जाता है या मानसिक क्या है, मानसिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि किसी को नज़र लगना है ना, या किसी के जैसे कि बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना। तो हम बिल्ली द्वारा रास्ता काटने पर क्या है, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं कि यार ये जो मतलब विपरीत घड़ी आ रही है, हो सकता है कुछ हमारे साथ में अनहोनी न हो जाए। हम थोड़ी बहुत रुक जाते हैं, प्रभु का नाम स्मरण करते हैं तो वहाँ से निकल जाते हैं। और ऐसा करना भी चाहिए ताकि हमारे क्या है, मन में संतुष्टि, मानसिक संतुष्टि ही एक तरह से हमारे जीवन को बहुत अहमियत रूप से मतलब आगे जीवन को बढ़ाने का हिस्सा या भूमिका अदा करती है। यानी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना तो चाहिए ही, लेकिन इसके साथ भी एक तरह से मानसिक, ये जो खोपड़ा है ना, ये जो माथा, यदि ये स्वस्थ नहीं रहेगा तो व्यक्ति अपना समायोजन नहीं कर सकता, अर्थात वह अपना जो जीवन है वह निर्वाह नहीं कर सकता। तो यानी कि जो बाधा निवारण के लिए जो काम में अपनाए जाते हैं, इससे क्या है, अपना जो मानसिक जो संतुष्टि मिलती है। और इस प्रकार का जो समायोजन है ये अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। जैसे कि काला टीका लगाना, काला धागा बांधना, और जो गाड़ी है उसके जूता बांधना। यानी कि अपन किसी भी गाड़ी के जूता बांध देते हैं, एक खाड़ा का जूता होता है उसको बांध देते हैं मित्रों, और हम समझते हैं कि अब हमारी गाड़ी के कोई भी नज़र नहीं लगेगी या किसी भी प्रकार का भूत प्रेत इस प्रकार का नहीं लगेगा। हम काला टीका लगाते हैं, कि छोटे बच्चे की काला टीका लगाते हैं ताकि हम बच्चे पर किसी भी प्रकार का जो बाह्य आवरण है या बाह्य जो प्रकोप है उसका वो हावी ना हो, भूत प्रेत ना लगे, काला धागा बांध ले। तो इस प्रकार का जो समायोजन किया जाता है यह बाधा निवारण में किया जाता है। मित्रों, आगे हम देखते हैं मार्ग परिवर्तन। यानी कि मार्ग परिवर्तन, कोई भी हम हमारे जो समस्या आती है उससे हम मार्ग परिवर्तन कर लेते हैं। अर्थात
कार्य करने का तरीका बदल लेते हैं या कार्य करने का मार्ग बदल लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्ग परिवर्तन। यानी कि लक्ष्य प्राप्ति करते हैं तो उसके लिए हम क्या है, कोई भी जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम सेल्फ स्टडी करते करते थक गए, लेकिन कोई भी मतलब हमारे को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो हम कोचिंग में चले जाएंगे, किसी संस्थान में चले जाएंगे या ऑनलाइन कोचिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार का जो हम लक्ष्य बदलते हैं तो उसको क्या है, मार्ग परिवर्तन माना जाता है। जैसे कि शिक्षक, यानी कि शिक्षक न बनने पर कोई यानी हम पटवारी बन जाते हैं। इस प्रकार से जैसे कि हम स्वाध्यायी हैं, उसके बजाय हम कोचिंग लगा लेते हैं। तो ये भी एक तरह से, पहले तो हम क्या है, स्वाध्याय के माध्यम से काम कर रहे थे, हमने कोचिंग लगा लिया तो मार्ग परिवर्तन कर लिया। एक व्यक्ति है शिक्षक बनना चाहता है लेकिन उसकी पार नहीं पड़ती या वह शिक्षक नहीं बन पाता है, तो क्या है, वो पटवारी बनकर ही वह संतोष प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार का जो समायोजन होता है वह मार्ग परिवर्तन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, जो आगे प्रकार आता है, इसका उपाय आता है, तो ये आता है लक्ष्य प्रतिस्थापन। लक्ष्य प्रतिस्थापन क्या होता है? लक्ष्य प्रतिस्थापन क्या होता है मित्रों, इसमें क्या है, अपने लक्ष्य के समान ही जो उसी प्रकार का कोई जो लक्ष्य है वह अपना लेते हैं। यानी कि अपने लक्ष्य के समान ही उस प्रकार का कोई छोटा कार्य अपना लेना ही क्या कहलाता है, लक्ष्य प्रतिस्थापन। यानी कि अपने लक्ष्य को उससे संबंधित ही कोई अन्य कार्य अपना करके, यानी कि उसी प्रकार का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो फर्स्ट ग्रेड नहीं बन पाता, तो क्या है, वह थर्ड ग्रेड बनकर के वही आत्मसंतुष्टि कर लेता है कि यार हम फर्स्ट ग्रेड का टीचर नहीं बन पाए तो हम थर्ड ग्रेड ही बन जाते हैं। यदि वो थर्ड ग्रेड बन जाता है तो उसको ऐसा तो लगता है कि यार फर्स्ट ग्रेड भी टीचर ही होता है, सेकंड थर्ड ग्रेड भी टीचर ही होता है, लेकिन हम टीचर तो बन गए। इस प्रकार का जो समायोजन किया जाता है यह लक्ष्य प्रतिस्थापन में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं निष्कर्ष या निर्णय। निष्कर्ष या निर्णय क्या होता है? ये जो प्रत्यक्ष उपाय है, इसमें निष्कर्ष और जो निर्णय लिया जाता है, इसमें कोई भी जो दो कार्य हैं या दो समस्या है, उसके जो दो कार्य या दो समस्याएं होती हैं, उस समय उसमें से क्या है, एक का सिलेक्शन करना होता है, एक को हम चयन करते हैं और फिर उसमें हम सोच विचार करते हैं। जैसे कि एक ही दिन दो परीक्षाएं हैं, तो हम यानी कि किसका चयन करेंगे, जिसकी हमारी अच्छी तैयारी है या हम जिसमें रुचि लेना चाहते हैं या हम जिसमें जाना चाहते हैं, हमने जिसके लिए प्रयास किया है, उसी परीक्षा को हम देंगे एक ही दिन दो परीक्षाएं होने पर। तो मित्रों, इस प्रकार के उपाय प्रत्यक्ष उपाय में आते हैं। ये 4 प्रकार मैंने बताए हैं, तो इसको आप याद रखिए। पहला तो होता है बाधा निवारण, दूसरा होता है मार्ग परिवर्तन, तीसरा होता है लक्ष्य प्रतिस्थापन, और मित्रों ये थोड़ा जूम हो गया है, और ये होता है चौथा निष्कर्ष या निर्णय। ये मैंने 4 प्रकार बताए। आगे हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष उपाय की। अप्रत्यक्ष उपाय में क्या होता है मित्रों? अप्रत्यक्ष उपाय में यानी हम जो भी उपाय अपनाते हैं, अन्य किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलता कि हम किस प्रकार का जो उपाय अपना रहे हैं या हमारे किस प्रकार की समस्या आ रही है या किस प्रकार की बाधा है या किस प्रकार की जो समस्या है, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। केवल हमें स्वयं को ही पता चल पाता है कि हम किस प्रकार का यह उपाय अपना रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा पहला दमन में क्या होता है, व्यक्ति में क्या है, प्रबल इच्छाएं होती है। व्यक्ति की किसी भी कार्य को करने की जो प्रबल इच्छाएं हैं, यदि वो उनको नहीं कर पाता है तो क्या है, वह उनको दबा देता है। क्या है, उनको दबा देता है, या वह उनको करने में अक्षम है तो वह उनको भूलने का प्रयास करता है मित्रों। तो ये क्या कहलाता है, दमन कहलाता है। इच्छाओं को दबाना ही क्या कहलाता है, दमन कहलाता है। और इच्छाओं को दबा करके जो समायोजन करता है वह दमन कहलाता है। जैसे कि कोई मधुमेह का रोगी है, जिसके कोई डायबिटीज हो रहा है, तो क्या है, वह मीठा खाने से परहेज करता है, यानी कि उसकी प्रबल इच्छा है कि वो मीठा खाए, लेकिन उसके एक बीमारी है मधुमेह की, डायबिटीज की। इसके कारण क्या है, वह मीठा नहीं खा सकता, तो क्या है, जो भी मीठा खाने की चीज है उससे परहेज करने लग जाता है। तो ये इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है, दमन कहलाता है। इनकी अपनी इच्छाओं का दमन करना दमन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं समन की। समन क्या होता है, जो हमारी जो काश इच्छा है, हमारी काश इच्छा है और वह हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, हमारी काश इच्छा है और वह पूरी नहीं हो पाती, तो उनको भूलना ही क्या कहलाता है, समन कहलाता है। हमारी जो काश इच्छा है वह यदि हमारी काश इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो उसको क्या कहलाता है, वह समन कहलाता है। हमारी जो कोई भी इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो, जैसे कि मैं
मेरी इच्छाएं कि मैं सिंगर बनूं, या मैं कवि बनूं, या मैं बड़ा अभिनेता बनूं, तो यदि ये पूरी नहीं हो पाती तो इनको भूलना, यानी कि ये जो पूरी नहीं हो पाती ये तो एक समस्या है, और लेकिन इनको भूलना यदि हमसे पूरी नहीं हो पाती तो इनको भूलना क्या कहलाता है, एक प्रकार से समन कहलाता है। यानी कि ऐसी इच्छा पाल लेना जो पूरी नहीं हो और फिर उनको एडजस्ट करने के लिए हमें उसको भूलना पड़ता है कि हमारे बस की बात नहीं है, इसको नहीं, हम नहीं कर सकते, ये थोड़ी क्या है अक्षांशा, इसकी थोड़ी अक्षांशा ज़्यादा है, तो उसको हम नहीं कर सकते, तो क्या है ये समन के माध्यम से इसको अपनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न, कोई भी हमारा कोई सपना होता है या कोई भी हमारी कोई परिकल्पना होती है, वो जो कल्पना कल्पना रूपी जो हम कोई भी पद, जैसे कि पद प्राप्त करने की या कोई वस्तु प्राप्त करने की जो कल्पना कर लेते हैं, वह दिवा स्वप्न में आता है। दिवा स्वप्न में आता है, जैसे कि मैं प्रधानमंत्री, यानी कि मैंने सोच लिया कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। मैं कह सकता हूं कि मैं राष्ट्रपति बनूं, हाँ, तो मैं सोचता हूं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं, डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बन पाया तो मैं कैसे बनूंगा। हाँ, ऐसी मतलब ऐसी जो काल्पनिक जो इच्छाएं पाल लेते हैं हम और वो पूरी नहीं हो पाती, तो फिर हम क्या होते हैं, हम उसको केवल एक सपने में ही सोच सकते हैं कि हाँ हम अमेरिका में गए, लोगों ने हमें वोट दिया और हमें जिता दिया। तो इस प्रकार का जो सपने में हम जो एडजस्ट कर पाते हैं या दिवा सपने, यानी कि ये एक तरह से काल्पनिक परिकल्पना के माध्यम से हम उस इच्छा को, जैसे कि हम बचपन में भी एक निबंध लिखते थे, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, किस प्रकार के कार्य करता, तो इस प्रकार का जो समायोजन किया जाता है ये दिवा स्वप्न में आता है। एक होता है नकारना, कोई भी चीज़ है उसको नकारना, यानी कि कार्य में, यानी कि समृद्धवान न होने पर या सामर्थ्यवान नहीं होने पर उस कार्य को नकार देना। जैसे कि मैं है ना, मैं फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना चाहता हूँ, फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं एमए पास नहीं हूँ, उसके लिए तो एमए की डिग्री चाहिए, लेकिन वह मेरे पास में एमए की डिग्री नहीं है और मैं फर्स्ट ग्रेड का टीचर भी नहीं बन सकता, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनूं, लेकिन मैं उसके लिए सामर्थ्यवान या योग्य नहीं हूं। तो क्या है, फिर ऐसी स्थिति में हमारे पास में बीए की डिग्री नहीं है, तो उस फर्स्ट ग्रेड की चीज़ को भी नकार देते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। तो क्या है, उस चीज़ को नकारना ही क्या कहलाता है, ये नकारना एक तरह से अप्रत्यक्ष समायोजन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं पांचवा जो उपाय है, यानी कि ये साधन या मार्गतीकरण है। शोधन मार्गतीकरण। शोधन मार्गतीकरण क्या होता है, समाज में कई प्रकार की जो प्रथाएं हैं उनके विरुद्ध पहले कोई कार्य करता था तो क्या उसको दंड दिया जाता था। आजकल क्या है, उनको कानूनी रूप से क्या है सरकार मान्यता देती है। जैसे कि अंतर्जातीय विवाह है, उसको हम कानूनी रूप यानी कि कानून का सहारा लेकर के हमारे समाज में परिवर्तन करके, हमारे समाज के जो मार्ग हैं उनको परिवर्तन करके हम जो भी कार्य एडजस्ट कर पाते हैं वह क्या कहलाता है, शोधन और मार्गतीकरण कहलाता है। शोधन मार्गतीकरण उपाय कहलाता है। इस प्रकार का उपाय क्या कहलाता है, शोधन मार्गतीकरण, यानी कि हम मार्ग में परिवर्तन करके समाज की जो रूढ़िवादिता है उसमें परिवर्तन करके हम एडजस्ट हो पाते हैं, उसको शोधन मार्गती परिवर्तन बोलते हैं या शोधन मार्गतीकरण बोलते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है, शोधन मार्गतीकरण। आगे हम बात करते हैं, छठा प्रकार हो जाएगा इसका प्रक्षेपण। प्रक्षेपण है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्रक्षेपण होगा। तो प्रक्षेपण क्या होता है, हमारी जो कोई हमारी खुद की गलती है वो दूसरों को ठोक देते हैं, है ना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि खुद को तो नाचना नहीं आता और वो बोलता है कि यार ये तो आंगन ही टेढ़ा है। तो इस प्रकार की जो खुद की कमियों को दूसरे पर थोपना क्या कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है। तो इस प्रकार का समायोजन प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे कि कोई एक बालक यानी कि एक परीक्षा में फेल हो जाता है और फिर बाहर आकर के कहता है यार मैंने तो तैयारी तो की थी लेकिन पेपर ही बाहर का था। अब वो पेपर बाहर का था यानी कि आउट ऑफ सिलेबस था, तो यानी कि वो तैयारी नहीं करता और वह झूठा बहाना लगाता है, यानी कि वो पेपर में खोट बता देता है। तो क्या है, वो प्रक्षेपण यानी कि वो पेपर को दोष दे रहा है, वो पेपर में कमियां निकाल रहा है। तो इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है, ये इसको कहलाता है, यानी कि प्रक्षेपण कहलाता है। यानी कि आप हमारी जो गलती है उसको दूसरों पर थोप देते हैं, है ना। और हम बात करते हैं, देखो मित्रों, एक होता है प्रतिगमन। प्रतिगमन जो एडजस्टमेंट होता है ये बहुत ही जरूरी है मित्रों। ये प्रतिगमन है, यानी कि जो हमारा जो समायोजन जो वर्तमान में हम यानी कि
या अवसाद की स्थिति या गम की स्थिति में होते हैं। और जो वर्तमान की स्थिति है उसको हम जो भविष्य की जो भूतकाल की जो स्थिति है या पूर्वकालिक की स्थिति है, पूर्वकालिक स्थिति है, उसमें जाकर हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। हाँ, प्रतिगमन कहलाता है। हमारी कोई जैसे कि किसी लड़के को प्यार हो जाता है लड़की से और वो गम या अवसाद की स्थिति में है, गम या अवसाद की स्थिति में है, तो क्या है, वह भूतकाल में जाता है और वह अपनी वो जो भूतकाल की जो मतलब वो उसने जिस प्रकार से उस लड़की के साथ में जो दिन व्यतीत किए थे, है ना, उसके प्यार मोहब्बत के वो दिन थे, वो किस प्रकार से मिलने आती थी, गार्डन में मिलने आती थी, प्यार प्रेम की बातें करती थी, इस प्रकार से क्या है वो उनमें डूब करके इनकी वो भूतकाल में इनकी पूर्वकालिक जो पूर्वकालिक परिस्थिति है ना उसमें जाकर के एडजस्ट करता है, तो क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। उसको बोलते हैं हम प्रतिगमन। जैसे कि पैर में कांटा लगने पर एक तरह से बच्चे की तरह रोने लग जाते हैं, पैर में कांटा लगने पर एक तरह से बच्चे की तरह रोना एक तरह से क्या कहलाता है? प्रतिगमन। यानी कि हम बच्चे बचपन में चले जाते हैं, जोर जोर से डीडाने लग जाते हैं, जोर जोर से बाहर पाड़ने लग जाते हैं, और बाहर कांटों ले आगे हो रहा है, तो इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। तो मित्रों, हमने ये क्या है इसके बारे में बात की, और हम आगे बात कर रहे हैं। 8वां प्रकार आ जाता है प्रतिगमन, या 8वां उपाय आ जाता है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन अर्थात यहाँ पे यण संधि हो जाएगी, प्रति प्लस आगमन, इस प्रकार से इसका हिंदी का भी थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए आपको, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रत्यागमन में संधि कौन सी? यण संधि है, प्रति प्लस आगमन इसका संधि विच्छेद होगा। मित्रों, हम बात करते हैं प्रत्यागमन या पृथक्करण, पलायन या विस्थापन, इस प्रकार का। यानी कि ये जो प्रत्यागमन है इसके ये 3 प्रकार हैं। तो ये 3 प्रकार हैं, तो ये क्या होते हैं मित्रों? परिस्थिति से को छोड़ करके या उसको गमन करके जो हम एडजस्टमेंट करते हैं उसको क्या कहलाते हैं? उसको कहा जाता है प्रत्यागमन। और ये 3 प्रकार के होते हैं। बात करते हैं हम पहला प्रकार पलायन। पलायन क्या होता है? पलायन होता है हमेशा हमेशा के लिए उस परिस्थिति को छोड़ करके दूर चला जाना, क्या कहलाता है? पलायन कहलाता है। और पृथक्करण यानी कि कुछ समय के लिए उस परिस्थिति को जहां तक विपदा है उस समय के लिए हम उस परिस्थिति को छोड़ देते हैं, तो क्या कहलाता है? वह पृथक्करण कहलाता है। और विस्थापन यानी कि मानसिक रूप से दूरी बना लेना। जैसे कि किसी लड़की ने धोखा दे दिया आपको, किसी लड़की ने धोखा दिया तो आपने मन में बना लिया, यानी कि अपने मानसिक स्थिति ऐसी कर ली कि उससे मैं बात ही नहीं करूंगा, यानी कि अपने मन में बिठा लिया कि उससे बात ही नहीं करना, तो यानी कि मानसिक रूप से जो दूरी बना लेता है तो वो कहलाता है विस्थापन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको इसको भी याद रखना चाहिए। और जो 9वां प्रकार है वह है युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। युक्तिकरण या औचित्य स्थापन क्या कहलाता है? कार्य में खोट कर देना। जैसे कि एक जो लोमड़ी होती है, एक उदाहरण आपने बहुत सुना होगा बचपन में, जो लोमड़ी होती है वो अंगूरों को खट्टा बता देती है उसके हाथ ना लगने पर। अर्थात तो जिस कार्य को हम नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम कर रहे हैं और यदि उसको नहीं कर पाते, प्रयास करने के बाद में यदि वो पूरा नहीं होता, तो उसमें कार्य में खोट बता देना क्या कहलाता है? युक्तिकरण या औचित्य स्थापन कहलाता है। जैसे कि लोमड़ी के द्वारा अंगूरों को खट्टा बताना क्या कहलाएगा? उसका युक्तिकरण, यानी कि हम किसी भी प्रकार से उसको सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, वो कार्य ही गलत था, हमारी कोई भी गलती नहीं है, तो इस प्रकार का एडजस्टमेंट कहलाता है युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। आगे हम बात करते हैं मनोरचन या प्रतिक्रिया निर्माण। मनोरचन या प्रतिक्रिया निर्माण क्या कहलाता है मित्रों? यानी कि हमारी जो मौलिकता है ना, हमारी मौलिकता से दूर हट करके हम जो बात करते हैं, यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि हम दिखावा करते हैं, यानी कि टीका लगा लिया तो इसका मतलब हम भक्त थोड़ी हो गए। एक तरह से आदमी यानी अंदर से अच्छा होना चाहिए, बाहर से अच्छा दिखे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या गलत है? जैसे कि बगुला भगत होना, यानी कि बगुला एक आंख से तो क्या है वो मछली को देखता रहता है ना, और दूसरी आंख से वो मतलब एक टांग से खड़ा होकर के एक आंख से जो मछली को देखता है, और उसका एक ध्यान क्या है, जैसे कि वो एक तरह से एक टांग से खड़ा होकर के क्या कर रहा है, लगता है जैसे कि वो भक्ति कर रहा हो, है ना, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी होने वाली बात हो गई। तो ऐसा जो समायोजन किया जाता है वो क्या कहलाता है? मनोरचन या प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है। यानी कि बगुला भगत होना या मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा जो उदाहरण आता है अपनी जो मौलिकता है उससे दूर हट करके जो आदमी है वैसा न दिख करके, यानी कि जो बाहरी दिखावा करता है, वैसा समायोजन क्या कहलाता है? मनोरचन या प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है। मित्रों, हम बात करते हैं 11वां प्रकार होता है आत्मीकरण या तदात्मीकरण।
आत्मीकरण या तदात्मीकरण क्या होता है मित्रों? हमारी जो असफलता है, हम कोई भी जो कार्य करते हैं, हमारी कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें क्या है, हमारी असफलता को किसी अन्य से जोड़ करके बात करते हैं कि यार मतलब वही असफल है तो मैं कैसे सफल हो जाऊंगा। जैसे कि सचिन 10वीं में फेल हुआ था तो हम अपने आप को सचिन मानने लगते हैं कि यार हम 10वीं में फेल हो गए तो क्या, सचिन भी तो फेल हुआ था। तो इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है? आत्मीकरण या तदात्मीकरण। यानी कि हमारी जो कमी है ना, वो हम दूसरे बड़े व्यक्ति से बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि ये इसको हम आत्मीकरण या तदात्मीकरण को समझने के लिए जो 10वीं का रिजल्ट आया और जो पिता था उसने पूछा कि बेटा तुम्हारे रिजल्ट में क्या हुआ, तुम पास हुए या फेल हुए? तो उसने कहा कि पिताजी वो है ना सरपंच का लड़का फेल हो गया। फिर उसने पूछा कि तुम्हारा क्या हुआ? तो उसने कहा वो जो प्रधान जी का लड़का है ना वो फेल हो गया। फिर उसने पूछा अरे प्रधान जी का हो गया, सरपंच का हो गया, लेकिन तेरा क्या हुआ? तो फिर बेटे ने जवाब दिया कि तुम भी फेल ही, मैं भी फेल ही होऊंगा क्योंकि तुम तो प्रधान या सरपंच ही नहीं हो। हाँ, जब सरपंच का लड़का फेल हो गया, प्रधान का लड़का फेल हो गया, तो मैं क्या कलेक्टर का बेटा हूं कि आज मैं फेल नहीं होऊंगा? तो इस प्रकार का जो समायोजन है कि अपनी गलती को दूसरों से जोड़ करके बताना क्या कहलाता है? आत्मीकरण या तदात्मीकरण कहलाता है। जैसे कि सचिन 10वीं में फेल हो जाता है तो इस प्रकार का हम समायोजन करते हैं तो क्या कहलाता है? आत्मीकरण कहलाता है। मित्रों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए और भी अन्य प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। और अभी तक के लिए आप सुनते रहे, आपने यदि शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम बात करते हैं अन्यारोपण। अन्यारोपण का मतलब होता है जो हम कोई भी अन्य पर जो आरोप लगाते हैं, अर्थात इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं जी, यानी कि किसी अन्यारोपण यानी कि हम किसी से अधिक स्नेह करते हैं। यानी कि अन्यारोपण हम अधिक लगाव होता है या अधिक स्नेह करते हैं यदि वह हमारे सामने ना हो, वह व्यक्ति हम जिससे हम स्नेह करते हैं वह हमारे सामने ना हो और उससे संबंधित कोई भी चीज देख करके हम खुश हो जाना, हमारा खुश हो जाना क्या कहलाता है? अन्यारोपण। अर्थात उसकी जो मेन चीज है ना, उसकी अन्य वस्तुओं पर आरोप लगा करके उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, हम उसको देख करके खुश हो जाते हैं तो क्या कहलाता है? अन्यारोपण। जैसे कि एक पत्नी है, उसका पति प्रदेश चला जाता है, प्रदेश चला जाने के बाद में पत्नी को पति की याद आती है, काला कागला उड़ाऊं रे पति कब आसी। तो इस प्रकार का हमारे राजस्थानी में गीत भी आता है। तो वह किस प्रकार का समायोजन करती है? जैसे कि वह उसके कपड़ों को देख करके उसका याद आना, उसको देख करके उसके जूतों को देख करके उसकी याद आना, उसके फोटो को देख करके, यानी कि वह जो व्यक्ति है ना उससे संबंधित कोई भी चीज हो उसको देख करके हम समायोजन करते हैं तो क्या कहलाता है? वह अन्यारोपण कहलाता है। मित्रों ये हमने बात की अप्रत्यक्ष उपागम की, जो ये 12 प्रकार के होते हैं। हम आगे बात करते हैं जो तीसरा प्रकार आता है, ये आता है सतिपूरक उपागम या सतिपूरक उपाय। ये क्या होता है? हम इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो देखिए मित्रों, सतिपूरक कोई भी कार्य में सती हो जाती है तो हम उससे जैसे कि कोई चीज नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, तो उसमें किस प्रकार से या कोई भी हम कार्य नहीं कर पाते, यानी कि सतिपूरक कोई भी सती हो जाती है तो हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं? यानी कि ये प्रत्यक्ष सतिपूरक और अप्रत्यक्ष सतिपूरक यानी कि 2 प्रकार का होता है। एक तो प्रत्यक्ष सतिपूरक होता है और एक अप्रत्यक्ष सतिपूरक होता है। तो हमारी जो सती हुई है, प्रत्यक्ष सती क्या कहलाता है? जो हमारी जिस कार्य में सती हुई है या जिस क्षेत्र में कमी है उसी क्षेत्र में यदि हम मेहनत करते हैं और उसमें अच्छा कार्य प्रोग्रेस करते हैं तो वह क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष सतिपूरक कहलाता है। जैसे कि कोई अंग्रेजी में कमजोर बालक है, यदि वह अंग्रेजी में ही अधिक मेहनत करके अधिक नंबर ला करके अधिक अंक प्राप्त करता है तो ये क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष उपाय कहलाता है। अर्थात वह यानी कि जो कमी थी उसी क्षेत्र में उसने मेहनत की और वह अधिक नंबर लाया तो ये क्या कहलाया? एक तरह से प्रत्यक्ष सतिपूरक कहलाया। यानी कि जिस क्षेत्र में सती थी उसकी, जिस क्षेत्र में कमजोरी थी उसी क्षेत्र में उसने मेहनत की। अप्रत्यक्ष हम आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष सतिपूरक क्या होता है। अप्रत्यक्ष सतिपूरक होता है यानी कि जिस क्षेत्र में कमी है ना उसमें तो हम कुछ बहादुरी नहीं कर पाते और अन्य क्षेत्र में उसको समायोजित करने के लिए, उसको बराबर लाने के लिए
अन्य कार्य में क्या है, अधिक मेहनत करके उसमें समायोजन होने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई बालक है अंग्रेजी में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, और वह गणित में अधिक नंबर लाता है, और वह क्या है, लगभग लगभग वह बढ़िया पास हो जाता है, बढ़िया अंक फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है। तो इस प्रकार से वह समायोजन करना क्या कहलाता है, यानी कि अंग्रेजी में तो कमजोर था और गणित में अधिक नंबर लिया आया, तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या है, संतुलन बन गया। तो इस प्रकार से ये क्या है, अप्रत्यक्ष, यानी कि दूसरे क्षेत्र में क्या है, उसने बहादुरी दिखाई और वह समायोजन किया, तो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक कहलाता है। मित्रों हम आगे बात करते हैं, इसका चौथा प्रकार होता है आक्रामक। जो डी में दे रखा है, आक्रामक उपाय होता है। आक्रामक उपाय क्या होता है, समायोजन का आक्रामक उपाय भी दो प्रकार से, जैसे कि क्षतिपूरक होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये भी यानी कि प्रत्यक्ष आक्रामक और अप्रत्यक्ष आक्रामक, ये दो प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं दोनों क्या क्या होते हैं। मित्रों ये होते हैं प्रत्यक्ष आक्रामक, अर्थात जिस क्षेत्र में हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उसी क्षेत्र में हमारे गुस्से या क्रोध को निकालना क्या कहलाता है, उसी क्षेत्र में हम गुस्से या क्रोध को निकालते हैं तो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे कि दो बालकों का लड़ना, यानी कि अपना जो भी गुस्सा आता है एक दूसरे को मार पीट करके वहां गुस्सा निकाल दिया उन्होंने। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, अप्रत्यक्ष में होता है यानी कि जो उसने जो जिसमें उसमें गुस्सा आ रहा है, मित्रों उसमें जो गुस्सा आ रहा है उस गुस्से को दूसरे पर निकालना, ये कहलाता है अप्रत्यक्ष कहलाता है, अप्रत्यक्ष कहलाता है ये गुस्सा। जैसे कि एक कर्मचारी है, वह क्या है, एक कर्मचारी है, इसमें क्या है, जो परिस्थिति है ना उससे मुकाबला नहीं कर पाता, तो क्या फिर वो दूसरे पर गुस्सा निकालता है। तो जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं कि एक कर्मचारी है ना, वो अधिकारियों से परेशान हो जाता है, उनको डांटा जाता है, कर्मचारी को अधिकारियों द्वारा डांटा जाता है, धमकाया जाता है, तो क्या उसको गुस्सा आता है, तो वो अपनी पत्नी को आकर के पीटता है, अपनी पत्नी को आकर के पीटता है। पत्नी को गुस्सा आता है तो पत्नी क्यों कुछ नहीं कर पाती, तो अपने बच्चे को पीटती है, और फिर बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने उस कुछ नहीं कर पाता है तो वो जो अपना कुत्ता था उसको मार दिया। तो इस प्रकार से एक दूसरे पर गुस्सा निकालना क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष उपागम कहलाता है। और फिर चलते 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 उस गुस्से वो जो कुत्ता आया था, वो कुत्ता चलते 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 वो जो उस कर्मचारी को ही क्या है, वो भटका पर लेता है, खा जाता है। तो यानी कि जिसने गलती, जो व्यक्ति गलती करता है उसकी सजा उसी को मिलती है। जो व्यक्ति ये कुत्ता है ना, इसको कर्मचारी को भटका पर लिया, काट लिया उसने। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति, इस बात से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति शुरुआत करता है, गलती की शुरुआत करता है, तो भगवान ही उसी को दंड देता है। यानी कि उसने, कर्मचारी ने पत्नी को मारा, पत्नी को मारा तो पत्नी ने बच्चे को मारा, और बच्चे ने किसको मारा, बच्चे ने कुत्ते को मारा, और कुत्ते ने जाकर के कर्मचारी को भटकाया, यानी कि काट लिया। तो इस प्रकार से यानी कि जो व्यक्ति गलती करता है उसकी सजा उसी को मिलती है, इस बात से हमको प्रेरणा मिलती है। और मित्रों जो इस प्रकार की जो समायोजन करते हैं हम, तो इसको हमारा कहा जाता है समायोजन या एडजस्टमेंट। तो ये टॉपिक आपको अवश्य ही समझ में आया होगा मित्रों। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और यदि आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मित्रों यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि अन्य मित्रों की भी सहायता हो सके। जिस प्रकार से आजकल ये कोरोना फैला हुआ है, इसी प्रकार से हमारा ही वीडियो सोशल मीडिया पे होना चाहिए मित्रों। हर जगह आग लगा दीजिए, इसको फैला दीजिए, तो आप अपने मित्रों की आप अधिक से अधिक हेल्प कर सके। तो अभी तक के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे। आगे हम नेक्स्ट ही जल्दी आपके लिए अच्छा सा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, और आपसे रूबरू होंगे अच्छे टॉपिक के साथ में। आपको अच्छे अच्छे प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे, ताकि हम जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको फाइट कर सके मित्रों। तो अभी तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।